फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद। हेलो बच्चों, मेरी वॉइस ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? यस यस यस। नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। So very warm good evening to all of you. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am, and आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम एकदम मस्त एकदम। तुम लोग कैसे हो बेटा? जल्दी से बता दो। अगेन आई थिंक ऐप इज लैगिंग। बहुत स्लो चैट, मजा ही नहीं आ रहा यार। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो जल्दी से यार, जल्दी से क्लास स्टार्ट करनी है फिर, है ना? एक बार मैं बाहर से भी कंफर्म करके आती हूँ। रिफ्रेश करो। यस बेटा, बार बार रिफ्रेश करोगे ना फिर ठीक रहेगा। पता है ना कैसे करना है? यस बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का जो टॉपिक है, आप सभी को पता है। आज का टॉपिक है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन सीएफटी। तो बिल्कुल बेटा, आज आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। यस बेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। और अब हमें फिर से स्टार्ट कर देनी है मेहनत बेटा, ठीक है? ये सिलेबस कंप्लीट करके हम 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? तो पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के बारे में दो बातें मैं आप लोगों को बता दूं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है? और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। हमने जो सीएफटी कंप्लीट की थी, हम उस सीएफटी पे बेस्ड आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करते बेटा। चैट में आप लोगों की नहीं देख पा रही हूँ सही तरीके से, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है, चैट्स नहीं आ रही है बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बट आज हम जल्दी से पहले गो थ्रू कर लेते हैं बेटा। गो थ्रू किससे हो जाते हैं? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था बेटा हमने लास्ट क्लास में? हम पूरी सीएफटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि ये थ्योरी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को क्या मानकर चलती है मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट चार्जेस मानकर चलती है, जिसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और लिगेंड बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज की तरह। जब भी कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बराबर होती है, उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स को जब लिगेंड अप्रोच करता है, तो लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो दो तरीके के फोर्स एक साथ वर्क करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, और रिपल्सन जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी ज्यादा डिक्रीज होती है, राइट? तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और रिपल्सन आता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब इस केस में यहां पे हमने क्या पढ़ा था बेटा कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस थे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, और तीसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स था बेटा? दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां पर जो हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम है dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये दोनों होते हैं ऑन द एक्सिस,
और dxy, dyz, dzx होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है। तो ऑन द एक्सिस वाले जो दो होते हैं कौन से होते हैं, dx2 y2 dz2, ये कहलाते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी इवनली जायरेट, यानी कि जो अभी भी सिमेट्रिक है, ये ईजी ऊपर आ जाता है, T2G नीचे आ जाता है। T2G का फुल फॉर्म होता है ट्रिपली जायरेट। तो वो जो हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे, जब लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया था तो पहले पांचों की एनर्जी इंक्रीज हुई थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई जो ऑन द एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। और कितने टाइम्स इंक्रीज हुई थी बेटा, 0.6 टाइम्स। क्लियर? और T2G की 0.4 टाइम डिक्रीज हुई, तो उसके साथ वो वैल्यूज हुई। वहां से हमने CFSE कैलकुलेट करना सीखा और उसके बाद हमने बात की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच करता है, तो इन बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए T2 ऊपर होता है, E नीचे होता है। लेकिन ये प्रॉपर सिमेट्रिक नहीं होते हैं, इसलिए G वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते। फिर हमने पढ़ा था हाई स्पिन लो स्पिन। तो जब जब हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स बनता है लो स्पिन, क्योंकि उस केस में हम पहले नीचे वाला पूरा भरते हैं फिर ऊपर वाले ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर लिगेंड हमारे पास वीक होता है, अगर लिगेंड हमारे पास वीक होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन नीचे एक एक भरने के बाद फिर ऊपर जाता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स भरना सीखा था, हमने स्प्लिटिंग सीखी थी, हमने CFSE कैलकुलेट करना सीखा था, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या सीखा था बेटा, उसके बाद हमने सीखी थी इसकी एप्लीकेशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। पहली एप्लीकेशन थी बेटा कि यहां से हम स्प्लिटिंग इक्वेशन T2G EG की फॉर्म में लिखते हैं, CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ये बता सकते हैं, ये सब इसकी एप्लीकेशन थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने ये सीखा था बेटा कि CFSE को हम सीधा सीधा कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेट करना हम सीख गए थे, कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा CFSE होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, देन ऑक्टाहेड्रल एंड देन टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उन तीनों कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस सेंट्रल मेटल कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है इसका है, तो उस केस में हमेशा CFSE सबसे ज्यादा 5D सीरीज वाले की होगी, देन 4D एंड देन 3D, राइट। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, और भी फैक्टर्स थे कि CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड सेम है, तो उस केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पे उतनी ज्यादा उसकी CFSE होती है। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो ये वो फैक्टर्स थे जो CFSE को हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। एक और इफेक्ट हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर क्या होता है बेटा, इस इफेक्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पर उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जॉन टेलर इफेक्ट पे 5 साल में एक बार कभी क्वेश्चन आया करता था, लेकिन हम कवर सब कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर करेगा नहीं करेगा, तो उसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे बेटा, उसका आंसर हम दे पाएंगे जॉन टेलर इफेक्ट शो होता है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में जॉन टेलर नहीं होगा, अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जॉन टेलर होगा, और अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन T2G के अंदर है तो जॉन टेलर कैसा होगा बेटा, वीक, और अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन EG के अंदर है तो जॉन टेलर होगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? यस बेटा, चैट इज अनअवेलेबल, कंटिन्यूस नहीं चल पा रहा है तो मैं आपकी चैट नहीं देख पा रही हूं, तो आप पूरा क्लास पे फोकस करो। आज मैं स्पेशली सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आई थी ताकि मैं चाह रही थी कि आप पुराने लेक्चर्स रिवाइज करके आए, सो दैट आज हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और हम 1-to-1 डाउट्स भी ले पाए। लेकिन बैड लक कि हम नहीं कर पाएंगे,
मन तो कर रहा है कि मैं कुछ पढ़ा दूं उसकी जगह, बट बेटा कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप पूरा फोकस इधर रखना, नेक्स्ट डे मैं आपके डाउट्स देखकर डाउट्स ले लूंगी क्लास में, ठीक है। यस बच्चा, अभी चैट शो नहीं हो पा रही है, बट हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस एक एक क्वेश्चन जो मैं समझाऊं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, जब मैं पीवाईक्यू डिस्कस कराऊंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज सीएफटी, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा उसकी एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग आर मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड फॉर नीट। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, होप आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यार ये चेक कर लो कि इसी स्टूडियो में हो रहा है या और भी किसी स्टूडियो में, सब में हो रहा है। यस बेटा, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन एक बार। यस बच्चा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे नालायक को? राइट डाउन द स्प्लिटिंग इक्वेशन। स्प्लिटिंग इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास ए कंपाउंड क्या दिया है बेटा? ए कंपाउंड दिया है COCl4 होल द पावर -2। पहला काम कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया तो क्या आया बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X माना, +4 क्लोरीन है, -1 चार्ज है, बराबर -2, X का वैल्यू आ गया +2। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 3d7। अब D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन E में भरने हैं, फिर T2 में भरने हैं। अब E में 2 ऑर्बिटल होते हैं, T2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इस केस में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं और हमारे पास लीगेंड कैसा है? लीगेंड वीक है। जब लीगेंड वीक होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि पेयरिंग ना करवाते हुए पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा E और T2 के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा हमारे पास? इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया E4 T2 3। ये हो गई इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में पूछा है। अब मैक्सिमम बच्चों ने, हाँ जी ओके, बच्चों अगर चैट नहीं आ रही है, हमारी कौन सी आ रही है? हाँ अच्छा, अगर आप लोग चैट नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिफ्रेश करें बेटा, चैट आ जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहे हैं। अब जिन बच्चों ने पहले T2G लिखा है, मेरे नालायकों, कॉम्प्लेक्स तो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में आता है T2G और EG। मानते हो नहीं मानते हो? देखो बेटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या था? दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास था FeCN6 होल द पावर -6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और पहले T2G आएगा और फिर EG आएगा। अगर ऐसा होगा तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना आ गया बेटा? +3 आ गया। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का क्या होता है बेटा? 3d6 4s2। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बच गया बेटा? यहां पे बच गया 3d5। अब D में 5 इलेक्ट्रॉन है, भरना किसमें है? T2G और EG में भरना है। और लीगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है।
अगर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता था बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन, यहां बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि पहले पेयरिंग करवाई जाएगी, और अगर पहले पेयरिंग करवाई जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 EG0। यही आया आंसर बेटा। एब्सोल्युटली राइट मुस्कान, एब्सोल्युटली राइट पारस, रितु, हिमांशु गोयल, कीर्ति राजपूत। बेटा ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हो, ठीक है, क्लियर एकदम, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया बेटा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें दिया FeCl6-3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया बेटा, FeCl6-3। तो हमने थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या रख लिया बेटा, दैट इज FeCl6 होल द पावर -3। पहला काम क्या होता है बेटा, पहला काम होता है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d6-4s2। 3d6-4s2 होता है, लेकिन +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3d5 हो जाएगा। अब हमारे पास D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। और लीगेंड कैसा है बेटा, वीक लीगेंड है। अगर वीक लीगेंड है तो क्या होगा बेटा, अगर वीक लीगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे भरने के बाद, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, T2G और EG के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होगा बेटा, अगर ये हमारा D का 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इनकी स्प्लिटिंग कैसे हुई बेटा, ऊपर हमारा EG है, नीचे हमारा T2G है, ये T2G बेटा और ये EG, क्लियर। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इस केस में अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, T2G3 EG2, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमको क्या दिया था, दैट इज FeCl4-2, क्या दिया था बेटा, FeCl4-2। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से +2 आ गई। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6-4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, 3d6। D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। लीगेंड कैसा है बेटा, वीक लीगेंड है। अगर वीक लीगेंड है तो इस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, जल्दी बताओ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब पेयरिंग को प्रिफर नहीं करेंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को किस किस में भरना है, ये हमारा D का ऑर्बिटल जिसे हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम इसे टेट्राहेड्रल मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएंगे हमारे पास T2G और नीचे कौन आएगा बेटा, EG, क्लियर, E आएगा। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे, हमारे पास अगर वीक लिगेंड है तो ये को एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम ऊपर जाएंगे, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाई वाले में इलेक्ट्रॉन गया है पहले। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, ई के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, E3, और इधर आ गया T23, क्लियर, यस बेटा, क्या आ गया, E3 एंड T23, क्योंकि वीक लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए ई नीचे है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो नीचे क्या आता बेटा, EG, नीचे आता T2G, ऊपर आता EG, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन
क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपकी स्क्रीन पे क्या है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है, स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखो इनके लिए। स्प्लिटिंग इक्वेशन सेम फॉर्मेट फॉलो करना है बेटा। ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर का, ध्यान रखना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का। ये तीनों चीजें आप इजीली किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें पहला कॉम्प्लेक्स जो दिया है, क्या दिया है बेटा कॉम्प्लेक्स, देखना ध्यान से बेटा FeCl6। तो ये तो रिपीट सा लग रहा है मुझे क्वेश्चन। राइट डाउन द स्प्लिटिंग इक्वेशन COCl4। हाँ जी बेटा ये क्वेश्चन रिपीट है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना बेटा ध्यान से, ट्राई करना बेटा ध्यान से। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेंशन कर दिया। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेंशन किया, एक चीज क्लियर हो चुकी थी। क्या क्लियर हो चुका था बेटा, कि जब स्प्लिटिंग हुई होगी तो T2G नीचे है, EG ऊपर है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CFSE। CFSE की मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी। CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और CFSE का फॉर्मूला क्या था बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जल्दी से लिख दो बेटा चैट बॉक्स के अंदर, मुझे CFSE का फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला होता था बेटा CFSE का, दैट -0.4 into number of electrons in T2G orbital plus 0.6 into number of electrons in EG orbitals plus अगर कोई पेयर है तो उसे हम ऐड कर देते थे। यही करते थे बेटा, यही हमारे पास CFSE का फॉर्मूला होता है। अब इस केस में बताओ बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग इक्वेशन। कैसे लिखोगे बेटा, पहला आपको मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया बेटा, हाई स्पिन D6, हाई स्पिन D6। ठीक है, हाई स्पिन D6 का मतलब क्या है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, T2G नीचे EG ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा T2G 4 EG 2। इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं, इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं तो कर लेते हैं कैलकुलेट। -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 और एक पेयर भी है, तो यहां से कितना आ गया बेटा, 4 4 जा 16 -1.6 प्लस 1.2, तो कितना आ गया -0.4 प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। ये आ गई CFSE ए ऑप्शन की। सेम इसी तरीके से CFSE निकाल देते हैं बेटा बी की। बी कितना है बेटा, लो स्पिन D5। कितना है बेटा, लो स्पिन D5। लो स्पिन D5 का मतलब क्या है कि पहले नीचे वाले को पूरा भरा जाएगा, तो नीचे T2G होता है, ऊपर EG होता है। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लो स्पिन वाले का, T2G 5 EG 0। क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई किया, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0 प्लस पेयर कितने, 2 पेयरिंग एनर्जी। तो यहां से कितना आ गया बेटा, 0.4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू -2.0 प्लस 2 पेयर्स। सी ऑप्शन देखना बेटा, सी ऑप्शन हमें दिया लो स्पिन D4। लो स्पिन D4 का मतलब क्या है बेटा, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, T2G4 EG 0। तो क्या आ गया, -0.4 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 1 पेयर, तो यहां से आ गया -1.6 प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। और लास्ट ऑप्शन दिया
हाई स्पिन D7, क्या दिया बेटा, हाई स्पिन D7। हाई स्पिन D7 का मतलब क्या है बेटा, अगर ये D के 5 ऑर्बिटल्स हैं तो ऊपर तो हमारे Eg ऑर्बिटल है अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, नीचे अपना कौन है बेटा, T2G है। अगर ये T2G है, ये Eg है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और बोला है हाई स्पिन, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा। तो कैसे भरोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, स्प्लिटिंग इक्वेशन आ गया हमारे पास, T2G 5 Eg2। क्लियर, CFSE निकाल देते हैं, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। तो क्या आ जाएगा बेटा, -2.0 प्लस 1.2, यहां से कितना आ गया, -0.8 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। कंपेयर कर लो बेटा, चारों में से सबसे ज्यादा CFSE किसकी है। तो मैंने ये मेंशन किया था, जो बच्चे ए ऑप्शन बोल रहे हैं ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी CFSE की उतनी ज्यादा CFSE होती है, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू ये बताती है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। यस, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा CFSE का, दैट विल बी द आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये ध्यान रखना जो बच्चे ए ऑप्शन बोल रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर CFSE। हमें इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर CFSE। कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, हम सीधा सीधा कंपेयर कैसे कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCl4 होल -2, एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास PtCl4 होल -2, और एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeCl6 होल -3। अगर मैं तीनों को ध्यान से देखूं तो यहां पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 5D सीरीज से। मानते हो नहीं मानते हो, हाँ जी बिल्कुल। यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कहां से बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करता है 3D सीरीज से, और यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ये बिलोंग करता है 3D सीरीज से। तो मैंने आपको एक सीधा सीधा फैक्टर लिखवाया था। क्या फैक्टर लिखवाया था बेटा, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और क्या लिखवाया था, CFSE का एक प्रॉपर ऑर्डर लिखवाया था। क्या, 5D सीरीज वाली की सबसे ज्यादा होती है, देन 4D एंड देन 3D वाली की। और क्या फैक्टर्स लिखे थे बेटा, CFSE सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, देन ऑक्टाहेड्रल एंड देन टेट्राहेड्रल। याद आ रहा होगा बेटा, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो यू कैन कंपेयर डायरेक्टली ऑल्सो। क्लियर, तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि CFSE सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, बी ऑप्शन की। क्यों, सेंट्रल मेटल एटम 5D सीरीज से बिलोंग करता है। फिर हमने देखा ए ऑप्शन को और सी ऑप्शन को, तो एक चीज तो क्लियर थी कि ये वाला तो ऑक्टाहेड्रल है, क्लियर, सी वाला ऑक्टाहेड्रल है। अब आपको निकालना था कि ए का ज्योमेट्री कैसा है। तो ए का ज्योमेट्री क्या आया, जल्दी से बता दो बेटा। बी की तो सबसे ज्यादा होगी, तो ए की ज्योमेट्री कैलकुलेट कर लो तो भी आप बता सकते हो। तो ए की जब ज्योमेट्री कैलकुलेट करोगे तो अगर उसकी ज्योमेट्री हमारे पास कैसी आ जाए, टेट्राहेड्रल, तो वो सबसे कम में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा ए, क्योंकि आप देख लो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। इसका कैलकुलेट करके देख लो, इसके आप कैलकुलेट करोगे
तो टेट्राहेड्रल आएगी। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, बी सी ए। क्लियर हो गया बेटा एकदम? वेरी गुड हरिशंकर तिवारी, वेरी गुड श्रीकर, वेरी गुड विकास। बिल्कुल ट्रिक भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ट्रिक यूज कर सकते हो और आप ये फैक्टर्स यूज कर सकते हो, चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, बड़े बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ेंगे बेटा ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, ट्राई करो, सॉल्व करो। अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सीएफएससी। चलो बेटा करो सॉल्व। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तब कंपेयर करेंगे जब सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा, राइट? यस, ऑक्सीडेशन स्टेट कब कंपेयर करेंगे, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा। यस बेटा, नेक्स्ट देखो, यहां पर बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीएफएससी। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, NiCN4। बेटा ऊपर -2 जरूर आएगा, ठीक है। बी हमें दिया है पैलेडियम Cl4 और सी हमें दिया है प्लैटिनम Cl4। अब बताओ बेटा सीएफएससी कैसे कंपेयर करोगे, बताओ जल्दी, रीजन के साथ बताओ बेटा। अगर सीधा सीधा ट्रिक भी अप्लाई कर रहे हो तो क्या अप्लाई कर रहे हो, यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, तीनों कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम कंपेयर कर सकते हैं इनके स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड से भी। तो जहां पर लीगेंड अलग है हम वहां से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग करता है 5D सीरीज से, और ये बिलोंग करता है 3D सीरीज से। अब मैम हम किस फैक्टर को डोमिनेंट माने, यहां पर तो 5D सीरीज से, और यहां पे लीगेंड स्ट्रांग हो गया साइनाइड। बेटा इस केस में यू हैव टू कैलकुलेट, यहां आपको सीएफएससी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सीएफएससी कैलकुलेट करो, जल्दी से जल्दी से सीएफएससी करो। एक स्क्वायर प्लेनर वाला भी करवा दो बेटा, स्क्वायर प्लेनर है ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको सीएफएससी कैलकुलेट करनी है। अभी आपके कमेंट्स आने लगे हैं और जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी। यस, क्या आंसर आया?
यस बेटा मैम, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीएफएससी, सिंपल। ओ हाँ, अरे यार गड़बड़ हो गई। देखो बच्चों ध्यान से देखो देखो देखो, हमारा तो क्वेश्चन सिंगल लाइन में सॉल्व हो रहा था यार। ये तो पैलेडियम है ना, ये बिलोंग करता है 4D सीरीज से, ये बिलोंग करता है 3D सीरीज से, ये बिलोंग करता है 5D सीरीज से। सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व था। 3D is more than 5D, 5D is more than 4D, 4D is more than 5D। सॉरी बच्चों सॉरी, लॉल हो गया मेरा। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, हो जाता है। ठीक है ध्यान दो बेटा। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। सबसे ज्यादा सी का होगा, सी के बाद बी का होगा, बी के बाद ए का होगा। कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज सीएफएससी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल मेटल एटम। कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सीएफएससी। इनमें से हाईएस्ट सीएफएससी किसकी है, बता दो बेटा जल्दी से। सबसे ज्यादा सीएफएससी किसकी है। सीएफएससी बोले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इस केस में मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा नेगेटिव सीएफएससी होगा दैट विल बी द आंसर। ताकि जी बोल रहे हैं मैम 10 दिन में शायद पढ़ाना भूल गई। बेटा मैम की क्लास रोज होती थी, ठीक है। लक्ष्य नीट की छुट्टी थी ना, अर्जुना नीट की छुट्टी नहीं थी, राइट राइट। और बैचेस की छुट्टी नहीं थी ना। आप सोचते हो हमारी छुट्टी है तो हम फ्री हो जाते, हम फ्री नहीं होते बेटा, हम किसी और बैच में होते हैं। ठीक है एक्सेलरेट की छुट्टी नहीं थी, एक्सेलरेट की तो थी, यकीन की छुट्टी नहीं थी। नालायक को ये ध्यान दिया करो बस। देखो बेटा बताओ सबसे ज्यादा सीएफएससी किसकी होगी इनमें से, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, वेरी गुड हरिशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द सीएफएससी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके आधे पार्ट मैं सॉल्व करूंगी, आधे तुम लोग करोगे। ठीक है देखो बेटा, पहला हमारी स्क्रीन पर क्या रहा बेटा, पहला हमारी स्क्रीन पर रहा COCl4 होल -2। पहला काम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। ठीक है कर देते हैं कैलकुलेट। तो यहां पर सबसे पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया COCl4 -2 में। तो देखकर पता चला कि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो अब इस केस में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच गया 3d7। अब इस केस में लिगेंड कैसा है, वीक है। अगर लिगेंड वीक है, अगर वीक लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, बताओ जल्दी। वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा जाएगा। अब इस केस में क्या इक्वेशन हमारे पास बनेगी, देखना बेटा ध्यान से। नीचे क्या होगा, ये हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं d के 4, और टेट्राहेड्रल के केस में ऊपर कौन गया था बेटा, ऊपर गए थे T2G, और नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, नीचे हमारे पास प्रेजेंट था E। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। वीक लिगेंड है तो कैसे भरोगे बेटा, कैसे भरोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास E4 T2 3। और अगर ये CFSE, अगर यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला होगा CFSE का -0.6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2। तो यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी बेटा, -0.6 इंटू E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है,
क्या आ गया बेटा, 6 4 = 24, 4 3 = 12, कितना आ गया, -1.2 प्लस, पेयर कितने हैं बेटा, 2 पेयर है, तो 2 पेयरिंग एनर्जी। समझ आया बेटा क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, सिंपल। आपको हर क्वेश्चन इस तरीके से करना है। मैम आपने जी क्यों नहीं लगाया, बेटा ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक बार कॉपी की नोट्स ना ओपन करके देखो, अगर रिवीजन नहीं किया है तो कॉपी के नोट्स ओपन करके देखो। मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी नहीं लगाया था, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास बाद में ऑर्बिटल्स आए T2 और E, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली बराबर नहीं थी, ये सिमेट्रिक पूरे तरीके से नहीं थे। इसलिए राहुल कश्यप जी जो कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि मैम कितने लेक्चर लगेंगे, उनके लिए मेरा एक जवाब है, बेटा लेक्चर आप चाहते हो मैं सिलेबस कल खत्म कर देती हूँ। राहुल कश्यप जी के लिए है, सब लोग सुन लो बेटा, ये अफेक्ट करता है हमें। आज की क्लास पता है मैंने क्यों रखी थी, क्योंकि आप लोग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आए हो। जस्ट बिफोर बोर्ड्स भी मैं क्लास का कंटेंट आधा करा रही थी, 3 पेज 4 पेज, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, ताकि क्लासेस का बैकलॉग ज्यादा ना हो जाए। स्पीड मैंने बहुत कम रखी, क्लास में नोट्स लिखने का टाइम दिया, होमवर्क भी क्लास में करवाया, घर पे कुछ करने के लिए दिया ही नहीं। ऐसा क्यों किया था पता है, ताकि बैकलॉग ना हो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो और लोड ना हो। ठीक है, आज की क्लास सीएफटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पता है क्यों रखी है, पता है क्यों रखी है, सिंपल सा रीजन है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। आज के दिन मैं ऑर्गेनोमेटालिक्स खत्म कर सकती थी, कल आइसोमेरिज्म, और अगली क्लास में एप्लीकेशंस, चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म मेरा। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी बट मैं बोल रही हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो बार बार पूछ रहे हैं ना कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, खत्म करना है क्या बस सिलेबस, एक बात बताओ, सिलेबस खत्म करना है क्या बस। मैं बेवकूफ हूँ फिर सीएफटी को 4 क्लास तक खींच रही हूँ, बेटा सीएफटी तो 1 क्लास की थी, क्या जरूरत है मुझे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की। थोड़ा तो सोचा करो बेटा, ये प्रैक्टिस हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, यही होता है बेटा। यही वो लक्ष्य नीट बैच था जब स्टार्टिंग थी, तो क्या तो चैट की स्पीड होती थी और क्या स्ट्रेंथ होती थी। और लास्ट में जो बच्चे बच गए हैं, जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनके लिए सल्यूट है, क्योंकि वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। लेकिन सीरियस रहो बेटा, सीरियस रहो, पढ़ाई करो। दीज क्वेश्चन प्रैक्टिस आर फॉर यू ओनली, मुझे कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेरी क्लास जा रही है, मैं तो खत्म करा सकती हूँ, मैं तो पीछे चल रही हूँ, इवन लक्ष्य जी आगे चल रहा है। रीजन है बेटा, मुझे पता था कि आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी मैंने मेंशन किया था चैप्टर शुरू करने से पहले, और बोर्ड से पहले जो क्लासेस आ रही थी मैं बहुत कम पढ़ा रही थी। आप चाहो तो लेक्चर्स ओपन करके देख लेना, बहुत कम मैंने पढ़ाया है। कुछ फायदा उठाओ ना बेटा, क्यों मतलब मुझे मजबूर कर देते हो कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं। अब राहुल कश्यप जी गायब है, अभी भी जानना है कितने दिन में होगा, आप कहो मैं परसों खत्म कर देती हूँ। ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि जब मैं पीवाई क्यू कराऊं तो आंसर मैं ना दूं, आप लोग दो, इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, तो बेटा ऐसे मत किया करो, दुख होता है। अब ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अब रुको 1 मिनट, हो गया टाइम वेस्ट।
ठीक है बच्चों, तो बताया मत करो, पहले भी बोल रही हूँ, अगर आया इस तरीके से आप लोग का तो फिर सिलेबस ही खत्म करेंगे अपन, नहीं है ज्यादा, बट व्हाट आई वांट बेटा कि जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी वैसे ही मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, तो प्लीज रिस्पेक्ट इट, ठीक है। ये ABCD J तक ना मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, CFT खत्म हो चुकी है, CFT लास्ट क्लास से भी पहले खत्म हो गई थी, बट ट्रिक्स, एप्लीकेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग कराया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे मत किया करो, 2 मिनट लगती है, मैं भी बोल दूंगी कर लेना खुद से। एक एक एग्जाम्पल जो मैंने होमवर्क दिया वो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो डोंट डू दिस बेटा, है ना। तो ये सब आपके लिए यूटिलाइज इट, आगे से मत पूछना कितनी और क्लासेस लगेंगी, डोंट फोर्स मी टू कंप्लीट योर सिलेबस टुडे इटसेल्फ, आई कैन, क्रैश कोर्स भी तो पढ़ाया है ना भाई, ठीक है। आ जाओ बेटा लाइन पे, ये पता नहीं पीछे क्या हो गया है, कोई बात नहीं, चलो बेटा कहाँ थे हम, देखते हैं फिर। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमने कौन सा फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, बी वाला देखना बेटा, बी वाले में था FeCl6 -3, ठीक है। तो हमने बी वाला कॉम्प्लेक्स लिखा, क्या है बेटा FeCl6 -3। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई उतनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उतनी स्पीड। अरे भाई बोर्ड्स है मुझे पता है, तो एक ही चैप्टर तो रह गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर लगभग खत्म है, 3 मेजर टॉपिक है, बस 3 मेजर टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी मंथ में, डोंट वरी, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 24 मार्क्स का पेपर आया था बेटा एक समय में 2017, CFT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट्स वाई, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाओ बेटा। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का कितना होता है बेटा 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3d6। अब यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा लीगेंड है बेटा, क्लोरीन एक वीक लीगेंड है, तो अगर वीक लीगेंड है, क्या है बेटा, अगर वीक लीगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, जल्दी से बता दो, अगर वीक लीगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा हाई स्पिन, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स, ऊपर कौन जाएगा बेटा Eg, नीचे कौन आएगा बेटा T2G। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा, देखना बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन, तो 1 2 3 4 5 6, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा T2G4 Eg2। CFSE का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस 1 पेयर, तो क्या आ गया बेटा -1.6 प्लस 1.2 -0.4 प्लस 1 पेयर, ये आ गई हमारे पास CFSE इस कॉम्प्लेक्स की। क्लियर है बेटा एकदम। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखेंगे, थर्ड कॉम्प्लेक्स 6 12 4 4 16, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है बेटा FeCN6 माइनस कितना बेटा रुद्रा, बेटा सेकंड का 0 कैसे आ रहा है CFSE, 0 तो नहीं, ओके ओके ओके, +3 था तो 3d5, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, वाह मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बस, उसके बाद हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी देखना मैं पीछे मुड़ के देखूंगी ना, रॉन्ग 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 लाइन लगा रखी होगी, T2G3 Eg2 4 इंटू 3 4 3 12 -1.2 प्लस 1.2, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, CFSE आ गई 0। वो थोड़ा सा डांट देते हैं ना तो ध्यान मेरा पूरा वहीं चला जाता है, अभी मेरा दिमाग ना सिर्फ उसके बच्चे के क्वेश्चन पे है कि कितनी क्लास और लगेंगी। वेरी नाइस बेटा, एब्सोल्युटली राइट,
रुद्रा एब्सोल्युटली राइट, सार्थक सेकंड का CFSE 0 आएगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखेंगे बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या दिया है बेटा, देखना ध्यान से। FeCN6 - 4 ये हो गया शायद, FeCN6 - 4 नहीं हुआ, इसको सॉल्व करना है। FeCN6 - 4। अब इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का कितना होता है 3d6 4s2। अब इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3d6। और लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सबसे पहले d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया। d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया Eg, नीचे हमने रिप्रेजेंट किया T2G और इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस बार इस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, T2G 6 Eg 0। CFSE का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो -0.4 × 6 + 0 और 3 पेयर है, तो क्या आ गया बेटा -2.4 + 3 पेयर। ये हमने कैलकुलेट कर दी CFSE। क्लियर। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखेंगे बेटा, अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना, अपने आंसर्स मैच करते चलना। नेक्स्ट D कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया बेटा, NiCl4 - 2। क्या दिया बेटा कॉम्प्लेक्स D वाला, दैट इज NiCl4 - 2। नहीं आ रही है चैट, रिफ्रेश करो यार, आज ही तो मुझे बिल्कुल इंटरैक्ट करना था बच्चों के साथ। ठीक है, अब इस केस में देखो बेटा, अब इस केस में सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d8 4s2। 3d8 4s2 होता है। अब इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच गया 3d8। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। लीगेंड कैसा है बेटा, लीगेंड वीक है, और अगर वीक लीगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, जब वीक लीगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन। क्या बनेगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये D के 5 ऑर्बिटल है, और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो तो आपके सिलेबस में टेट्राहेड्रल ही है, तो आप उसको टेट्राहेड्रल मान के चलोगे। अब इस केस में ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, T2G आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा E। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भी भर लो एक ही बात है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर देते हैं। हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया E4 T24। CFSE निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, -0.6 × 4 + 0.4 × 4। बताओ जल्दी से बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, 6 4 24, -2.4 + 1.6, यहां से आया -0.8 प्लस पेयर कितने हैं बेटा, 3 पेयर्स। तो ये आ गई CFSE इस कॉम्प्लेक्स की। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा कर लोगे आप लोग, अब सही सही बताओ। एक और कॉम्प्लेक्स मैं करा देती हूं, बाकी सारे होमवर्क हम कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा, हाँ हम इस क्वेश्चन पे थे ना, कर लोगे बेटा। मैंने यहाँ पे कौन कौन से करा दिए, A करा दिया, B करा दिया, C करा दिया, D करा दिया। बाकी क्वेश्चंस होमवर्क दे देती हूं बेटा, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चंस होमवर्क में फॉर प्रैक्टिस है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया तभी हम
क्लास में डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखना एक बार ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? बाकी हमने डिस्कस कर लिए। यस, बाकी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। यस बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट? ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है बेटा? इसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनकी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा? क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है मैम, हाँ स्नेहा पूछ रही है मैम वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेनी है ना मैम? बेटा हर वो लीगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उस लीगेंड को हम न्यूट्रल लीगेंड कहते हैं। और न्यूट्रल लीगेंड का मतलब ही ये होता है कि उस पे चार्ज 0 है, मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो बिल्कुल बेटा वाटर को जब जब उसका चार्ज कैलकुलेट करना है 0 काउंट होगा। ठीक है, ठीक है। यस बेटा, अब इस कॉम्प्लेक्स में पूछा है जॉन टेकन। टेकन नहीं है बेटा, ये जॉन टेलर है। ठीक है, यान टेलर बोलते हैं, जान टेलर बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। दिस इज द जॉन टेलर इफेक्ट एंड दिस अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रॉन का T2G और Eg ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए हमें स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखना आना चाहिए। हम स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा या नहीं। क्लियर? सबसे पहले देखो बेटा ए वाला क्या दिया है। ए में दिया है दैट इज यस MnH2O 6+2। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बच गया Mn+2, तो ये बच गया 3d5। अब इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? अब वाटर कैसा लीगेंड है बेटा? वाटर एक वीक लीगेंड है, और अगर वाटर वीक लीगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्प्लिटिंग इक्वेशन बनेगी T2G3 Eg2। क्लियर? बी कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स था MnH2O होल 6। क्या कॉम्प्लेक्स था बेटा? MnH2O होल 6+3। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, निकल गए। एक बच्चा बोल रहा है मैम वाटर तो न्यूट्रल है। अरे बेटा ओवरऑल भी तो चार्ज दे रखा है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? श्रेयस ओझा, बेटा ऐसे क्वेश्चन ना पूछो, इधर दर्द होता है, दुखता है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। इतना प्रैक्टिस कराया था बेटा, एक पूरी क्लास मैंने नाम की है ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के। डोंट डू दिस बच्चा। इसको x मानेंगे, लीगेंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो x+6 × 0 बट बराबर किसके लिखोगे? +2 के लिखोगे ना नालायक। +2 के बराबर लिखोगे तो चार्ज कितना आया? +2 आया ना? आया कि नहीं आया? अब आ जाओ, इधर +3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बच गया 3d4। अगेन वाटर वीक लीगेंड है, तो क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? T2G3 Eg1। हमने देखा T2G में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत नाइंसाफी है, नाइंसाफी है क्यों? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया Eg के अंदर, तो ये शो करेगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट ड्यू टू असिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन
of electrons in Eg orbitals. क्लियर हो गया मेरे प्यारे नालायकों? क्लियर हो गया बेटा? यस। थर्ड वाला देखेंगे बेटा, जस्टिफाई तो करो मैम बाकी ऑप्शन। थर्ड वाला सी ऑप्शन दिया था, टाइटेनियम H2O होल 6+2। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। क्या होता है बेटा? 3d2 4s2। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर +2 आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या बनेगा? T2G2Eg0। तो Eg में तो 0 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर वीक जॉन टेलर इफेक्ट है। जॉन टेलर तो है, क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। अगर T2G के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, तो वो कैसा जॉन टेलर देगा बेटा? वो देगा वीक जॉन टेलर। तो जॉन टेलर तो है, कैसा है? वीक। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है, क्या डिमांड है मेरे प्यारे नालायकों? जल्दी से बता दो। क्वेश्चन की डिमांड है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, इसके अंदर नो जॉन टेलर, इसके अंदर नो जॉन टेलर। क्लियर हो गया? लास्ट देखेंगे बेटा, लास्ट में क्या बोला है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। टाइटेनियम Cl6 होल द पावर -4। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बेटा? यहाँ पे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d2। स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? T2G2Eg0। अगेन वीक जॉन टेलर। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। अगर भूल गए जॉन टेलर तो रिवाइज करो कार्तिक ठाकुर जी, हालांकि मैंने रिवाइज करवा दिया है। क्लियर? ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कहां पर? जो अब तक हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। आप चाहो तो PYQs खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप चाहो तो PYQs फिर से खुद से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर दो, चैट कमेंट्स दिख जाएंगे मुझे। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे, एक बच्ची लिख रही है आफ्टर 2 months आई हूं मैं तनिष्का। बेटा क्यों आए हो, क्यों आए हो? तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग बैकलॉग 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 ये वो तुम रोते रहते हो। एक बात तो, बैकलॉग कौन क्लियर करेगा बच्चे? कौन क्लियर करेगा? बैकलॉग किसने क्रिएट किया? तुमने क्रिएट किया। ठीक है, तुमने क्रिएट किया। अब मैं बार बार बोल रही हूं कि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लासेस ले ली हैं। क्यों लिए बेटा? ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, कम से कम जाए एक क्लास के अंदर। बेटा उसको, बैकलॉग को खत्म करो। ठीक है, जल्द से जल्द खत्म करो। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, बड़ा मजा आएगा। CFT यहाँ पे खत्म होती है बेटा, लेकिन CFT की कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन बोल लो, ड्रॉबैक बोल लो। ठीक है, क्या है बेटा इसका ड्रॉबैक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का? हमने ये माना था, हमने ये माना था, क्या माना था? हमने ये माना था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट यही तो थे कि हमने लिगेंड को और सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्जेस माना था, जिसमें हमने लिगेंड को न्यूट्रल माना था, लिगेंड नेगेटिव माना था, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव माना था। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उनको आप नेगेटिव चार्ज कैसे मान के चल रहे हो? और अगर आप उनको न्यूट्रल, उनको आप नेगेटिव चार्ज मानकर भी चल रहे हो उनके पोलर नेचर की वजह से, तो जो नेचर में ज्यादा पोलर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की, क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी बेटा? आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेट और पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। याद किया था? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कतई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है बेटा, अब इस केस में अबुल हसन जी बोल रहे हैं
मजा नहीं आ रहा। मजे लेने आते हो यहाँ पे, मजे लेने आते हो यहाँ पे, मजा यहाँ नहीं है बेटा। मूवी देखो कोई, ठीक है। मजे लेने के लिए तो पीडब्ल्यू नहीं है बेटा, पीडब्ल्यू पढ़ाई के लिए है। इतना तो पता होगा ही बेटा, ये तो एक एजुटेक एक ऐप है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट साइट नहीं है। मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना तो मजा आएगा। एंजॉय करके पढ़ो बेटा, पढ़ने में भी बहुत मजा है। मजा नहीं आ रहा, नालायक। आ जाओ बेटा, देखेंगे बेटा ध्यान से, क्या देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन, इट कंसीडर्स ligand molecules at point charges but it is not appropriate। ये सिग्निफिकेंट नहीं था। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं था बेटा? इन केस ऑफ न्यूट्रल लीगेंड। न्यूट्रल लीगेंड क्या होते हैं? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, ठीक है। वाटर रिपीट हो गया, तो इस केस में रिपीट नहीं हुआ। वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर लीगेंड होना चाहिए था। किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर? अमोनिया से ज्यादा, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा पोलर होता है अमोनिया से। मैम ये आपने कैसे कंपेयर किया कि वाटर ज्यादा पोलर होता है अमोनिया से? ये हमने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कंपेयर किया बेटा? हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, और हम डायपोल मोमेंट को 3 तरीके से कंपेयर करते हैं। नंबर 1 एंगल, नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नंबर 3 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहां पर थीटा जो होता है, जितना कम होता है डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होता है। और अमोनिया और वाटर में से बॉन्ड एंगल कम किसका होता है? वाटर का होता है। क्यों? रिपल्जन ज्यादा होता है लोन पेयर की वजह से। तो जितना एंगल कम उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा, डायपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा। तो वाटर ज्यादा पोलर होता है अमोनिया से, तो वाटर शुड बी ए स्ट्रॉन्गर लीगेंड, बट ऐसा नहीं था। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन, इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट द पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। इसने जितने भी बॉन्ड बनाए सिग्मा बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो थे, सिंगल बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड थे, एक में भी पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया। क्वेश्चन अराइज होता है, मैम पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? बेटा अब तक हमने जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, देने वाले का नेचर कैसा था? या तो वो अपना लोन पेयर दे रहा है, या अपना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन कुछ लीगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं पाई बॉन्डेड लीगेंड, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, जिनके बारे में सीएफटी ने नहीं बताया। लेकिन आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, और उसे हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। यस, थर्ड वन, इट कंसीडर्स मेटल एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बट देर आर सम कॉम्प्लेक्सेस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। हाँ जी बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल टेट्रा कार्बोनिल निकल। सीएफटी के जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि मेटल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज एंड लीगेंड इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा है कि हम सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, तो इस केस में कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी थे जो हमने पढ़े थे जहां पर सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। तो हाउ वी कैन कंसीडर द सेंट्रल मेटल एटम एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। यहां पर सीएफटी खत्म होती है, और नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स, ठीक है बेटा। एक तो बेटा आज आप लोग के कमेंट सही से नहीं आ रहे हैं, तो मजा मुझे भी कम आ रहा है, नहीं तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में बड़ा मजा आता है। कोई बात नहीं बेटा, दिस इज अ बैड लक कि हम आज आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कल आपके डाउट्स लेंगे ना, तब डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स।
मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है बेटा? मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ऑर्गेनोमेटेलिक और ऑर्गेनोमेटेलिक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? आपने पढ़ा तो है, जल्दी से बता दो बेटा क्या होते हैं। वो सभी कंपाउंड्स हैविंग देखना बेटा ध्यान से, कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कि वो हर कंपाउंड जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्टली एक बॉन्ड होता है, और कार्बन मेटलॉइड बॉन्ड, कार्बन और किसी मेटलॉइड के बीच में भी जब डायरेक्टली एक बॉन्ड होता है वो कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सुनना फिर से ध्यान से बेटा, क्या इंपॉर्टेंट बात है? वो हर कंपाउंड जहां पर कार्बन, सुनना ध्यान से, कार्बन सीधा सीधा बॉन्ड बनाता है किसी मेटल के साथ या किसी मेटलॉइड के साथ, वो कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स, और वी कैन से इट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहचानो कि इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक है, इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जल्दी से पहचानो बेटा, ये पहला कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? बिल्कुल। आज तक आप इसे क्या बोलते थे? आप इसे बोलते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और नाम तो आपने इसका जरूर सुना है ऑर्गेनिक के अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है बेटा? RMGX। यहां पर R क्या होता है? यहां पर R एक एल्काइल ग्रुप होता है। कैसे लिखते हैं बेटा इसे? CH3MgBr। यहां पर ये CH3 और Mg का सीधा सीधा एक बॉन्ड होता है, यानी कि यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सीधा सीधा एक बॉन्ड होता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, कार्बन, तो कार्बन और मेटल के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, डाइमिथाइल जिंक। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है बेटा? ये जिंक है, यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल। अब इस कंपाउंड में भी ये जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है और ये है कार्बन। तो यहां पर भी कार्बन और मेटल के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड है, तो ये भी कैसा कंपाउंड है? ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अब आप बताओ इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक है, कौन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। थर्ड कंपाउंड हमने देखा क्या है? टेट्रामिथाइल साइलेन। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये सिलिकॉन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और एक CH3 है। सिलिकॉन क्या है बेटा? यस, सिलिकॉन क्या है बेटा? जल्दी से बता दो। मेटलॉइड। जल्दी से बता दो बेटा, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। यहां पर भी सीधा सीधा बॉन्ड है कार्बन और सिलिकॉन के बीच में, ये भी एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो बेटा, एल्यूमिनियम OC2H5। ठीक है, ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम। यहां पर एल्यूमिनियम OC2H5 से जुड़ा हुआ है। यहां पर बॉन्ड इस एल्यूमिनियम मेटल का कार्बन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, R2CuLi। आपने इसका नाम जरूर सुना है। एक रिएक्शन थी ऑर्गेनिक में जिसका नाम है
कोरे हाउस सिंथेसिस, ये आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब आप प्रिपरेशन करते हो एल्केन्स की। क्लियर? ये एक रिएजेंट है जो वहां पर यूज होता है और इसे कहते हैं जिल्मांस रिएजेंट। यहां पर भी आर होता है एक एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और ये आर यहां पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है इस मेटल के साथ। क्लियर? तो अगेन कार्बन और मेटल के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड है, तो बिल्कुल ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बेटा BOC2H5, बोरोन इज अ नॉन मेटल, ये तो पहले ही कंपटीशन से बाहर। क्लियर? नेक्स्ट बेटा H3BO3, जिसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। अगेन बोरोन इज अ नॉन मेटल, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट देखो बेटा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ये भी आपने ऑर्गेनिक में इसका नाम जरूर सुना है। इस केस में लेड क्या है बेटा? लेड एक मेटल है और ये मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है 4 इथाइल ग्रुप से, जिन्हें हम C2H5 बोलते हैं। अगेन ये मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन के साथ। क्लियर? ये मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट LiCH3, LiCH3 ध्यान से देखो बेटा इस कंपाउंड को। LiCH3 में लिथियम सीधा सीधा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। लिथियम इज अ मेटल, और इस केस में ये कैसा हो गया बेटा? कैसा हो गया जल्दी से बता दो? बिल्कुल ऑर्गेनोमेटेलिक। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहां तक तो हमें कोई शक नहीं है मैम कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो हर कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाए या कार्बन डायरेक्टली किसी मेटलॉइड के साथ बॉन्ड बनाए, वो कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब हम उसे एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। इनका क्लासिफिकेशन बच्चे 2 तरीके से हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन इनका हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लियर? तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं, अगर वो सारे कंपाउंड सेम हैं तो वो होते हैं सिमेट्रिकल, और अगर वो सेम नहीं है तो उसे हम बोलते हैं असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ठीक है? तो क्या होते हैं बेटा? व्हेन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स attached with when all organic compounds attached with that metal are same, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या? उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लेना बेटा। बेटा मैं आज बहुत स्लो बोल रही हूं क्योंकि बेटा मुझे ना आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत ना के बराबर दिख रहे हैं, इसलिए ना मैं धीरे धीरे बोल रही हूं। ठीक है? ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपके दिमाग में। और बेटा व्हेन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स attached with metal are not same, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेंट्रल मेटल एटम है जिंक, तो इसके साथ एक तरफ लगा हुआ है CH3, तो एक लगा हुआ है C2H5, है दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्योंकि यहां पर भी मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां भी मेटल सीधा सीधा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब हम इनका सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
कि कार्बन मेटल बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन वो बॉन्ड कैसा बना रहा है, सिग्मा बना रहा है या पाई बना रहा है। तो हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कब बनता है बेटा, जो हमारा लिगेंड होता है वो लिगेंड कार्बोनाइल ही होगा, क्योंकि डोनर अभी कार्बन होगा। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ये इलेक्ट्रॉन कहां दे देता है, इस सेंट्रल मेटल एटम को दे देता है। वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब सेंट्रल मेटल एटम को दे देता है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। क्या बना है बेटा, सिंगल बॉन्ड बना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। डोनर हमारा कार्बन ही होगा। अब वन बाय वन हम सारे कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड वाले। तो ये तो क्लियर हो गया, सिग्मा बॉन्डेड भी बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो इसका मैं फुल फॉर्म भी लिख देती हूं यहाँ पे, दीज आर सिग्मा बॉन्डेड। यानी कि ये तो क्लियर है बेटा कि डोनर कार्बन ही है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कार्बन और मेटल के बीच में है, लेकिन अगर वो सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है RMGX। नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसको अगर तोड़ा जाए, अगर इसको तोड़ा जाए तो कैसे टूटेगा बेटा, RMGX। जब ये टूटता था ऑर्गेनिक में तो कैसे टूटता था बेटा, इधर से टूटता था। कार्बन और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा कार्बन की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेकर जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसे, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमने इसे ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा है। यहां से हमें क्या मिलता है, R- मिलता है, और ये R- एक्टिव आयन होता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जब भी हम किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमें बस ये पता है कि ये R- अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे भी और H+ पे भी। तो ये R- बेस की तरह भी काम करता है, एक्ट एज बेस व्हेन अटैक्स ऑन एसिडिक H+। जब ये एसिडिक H+ पे अटैक करता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। व्हेन अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है बेटा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लो CH3MgBr है। ये CH3MgBr जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या पता है बेटा, ये कैसे टूटता है, CH3- MgBr+। CH3- H2O में से क्या लेगा, जो इसका H+ होगा, तो क्या बना देगा CH3- H+ के साथ मिलकर CH4। ये हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, MgOH-Br, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल देता है।
अदर एल्डिहाइड्स के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल देता है। याद आ रहा है बेटा, ये वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो आपने ऑर्गेनिक के लगभग हर चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो हमारे पास है, उस नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का नाम क्या है? उसका नाम है दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा टेट्रा इथाइल लेड का? सिंपल, C2H5 इथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल होते हैं, 1 लेड होता है, इसे हम बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। इसको भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑर्गेनिक में कहीं कहीं पर ये एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट, हाइड्रोकार्बन में आपने इसको पढ़ा है, इंजन पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। किसकी तरह यूज करते हैं बेटा? एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह इसे हम यूज करते हैं। नाम सुना है इसका? नहीं सुना? जल्दी बताओ। यस बेटा, आपने सुना होगा, क्योंकि इसे हम यूज करते हैं लीनियर हाइड्रोकार्बन को अगर हमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। पढ़ा है बेटा हाइड्रोकार्बन में? इट कन्वर्ट्स लीनियर हाइड्रोकार्बन्स, it converts linear hydrocarbons into branched hydrocarbon वाया फॉलोइंग। नाम जरूर आपने इसका सुना होगा, ये भी आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सुना होगा। वाया फॉलोइंग कौन सी मैकेनिज्म बेटा? दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सुना है नहीं सुना इसका नाम? यस बच्चों, यस बच्चों। बट अब ये बैन हो चुका है। बट नाउ it is not used as fuel because it forms free lead। जब ये मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमें लेड मिलता है, फ्री लेड, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, विच कॉजेज लेड पॉइजनिंग, विच कॉजेज लेड पॉइजनिंग। तो अब ये बैन हो चुका है। ठीक है, तो टेट्राइथाइल लेड में भी, लेड इज अ मेटल, ये एक लिगेंड है, कार्बन डोनर है, इनके बीच में बॉन्ड है तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं? नेक्स्ट देखो बेटा, नाम सुना है इसका? देख लो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट R3Al.TiCl4। नाम सुना है इस कॉम्प्लेक्स का? यस बच्चों, R3Al.TiCl4। इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R3Al.TiCl3, R3Al.TiCl3। ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है। यहां पर भी ये बेटा एग्जाम्पल्स है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। यहां पर भी ये मेटल है और ये कार्बन है एज अ लिगेंड, तो यहां पर भी इनके बीच में बॉन्ड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम, आप चाहो तो इनके IUPAC भी लिख सकते हो, टेट्राक्लोराइड। क्लियर?
यहां पर भी सीधा सीधा पूछा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला। ये कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। इट इज एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। किसे बोलते हैं बेटा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। क्या बेटा? PPH3 होल थ्राइस RH क्लोराइड। क्या कंपाउंड है बेटा? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। लिख देते हैं बेटा इसका नाम, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। इनके फॉर्मूले याद रखना बेटा, रोडियम क्लोराइड। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये भी एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेटा जिल्मान्स रिएजेंट। जिल्मान्स रिएजेंट का नाम आपने सुना ही है, R2CuLi। ये आपने कहा सुना है? कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कल की क्लास में हम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, साथ के साथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड सिनर्जिक इफेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जो मोटिवेशन जो मैं आपको स्टार्टिंग में देती थी, जिस मेहनत के साथ आपने इस बैच में पढ़ना शुरू किया था, वो मोटिवेशन अब कम नहीं होना चाहिए बेटा। दिस इज द टाइम जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, दैट इज द टाइम जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आपको अभी ही सबसे ज्यादा वो मेहनत करनी है, अपनी नींद को अवॉइड करना है। ठीक है, अब उन लोगों को जवाब देना है बेटा, अब हिम्मत को नहीं खोना है। दैट इज द टाइम, बोर्ड्स हो गए कोई बात नहीं, अब 11th का रिवीजन करना है। सो एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, आपको पढ़ना है बेटा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी तो करके दिखाना है, राइट? So all the very best beta, stay blessed, and the most important point, stay motivated. किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा कि कोई और आपको मोटिवेट करे। दैट इज द टाइम। बहुत बच्चे इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं। यही वो बैच था जिसका स्ट्रेंथ 20,000 प्लस था, लेकिन अब बहुत कम बच्चे हैं जो रेगुलर है। तो उनके लिए, जो रेगुलर है उनके लिए एक पॉइंट, डॉक्टर भी सब नहीं बनते बेटा, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, पढ़ो अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ, बाकी फिर रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे हम इन टॉपिक्स को। ठीक है।